चलो बेटा पढ़ना स्टार्ट करें। चलो, कल हम लोगों ने गुड मॉर्निंग बेटा, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दो। कहाँ है आवाज़ बढ़ाने वाला? आवाज़ कल हम लोगों ने हरियाणा जीके का एक टेबल पढ़ना शुरू किया था और वो टेबल आधा पढ़ लिया था। लास्ट पॉइंट शायद पंचायत का और गायों का संरक्षण के बारे में था। तो सबसे पढ़ी लिखी पंचायत किसकी है? लेकिन पहली पढ़ी लिखी पंचायत राजस्थान। राजस्थान के बाद हमारा नंबर आया। हमने क्वालिफिकेशन उनके मुकाबले ज़्यादा रखी। हमारा जनरल कैटेगरी का आदमी 10वीं पास, औरत है तो 8वीं, एससी आदमी है तो भी 8वीं, एससी महिला है तो 5वीं। तो अगर कहें सर्वाधिक शिक्षित पंचायत तो हमारा नाम, लेकिन पहली शिक्षित पंचायत तो राजस्थान। हमने पढ़ा था कल कि गौ संरक्षण अधिनियम किस सन में? 2015 में। किसने लागू किया फर्स्ट टाइम? हरियाणा। यानी गायों को काटना। बेटा जब ये चुप हो जाएंगे ना, इनमें कॉमन सेंस जिसमें नहीं है बोलता जा रहा है, मेरी आवाज़ इतनी है सबको ऑडिबल हो जाएगी अगर आपस में बात नहीं करोगे। ये पॉइंट कहीं एक रह गया और गया, मैं बार बार थोड़ी ना पढ़ाऊंगी इस चीज़ को। तो गायों का संरक्षण 2015 में अधिनियम बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। शिक्षित पंचायत कहें तो राजस्थान, सर्वाधिक शिक्षित कहें तो हरियाणा। ये सब हमने कल पढ़ लिया था। अब ध्यान से शांति से मेरी बातों को सुनो। ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन ऐसे तैयार नहीं होते कि पढ़ा और याद हो गया। इनके पीछे का बेस पता हो तो ये याद रहते हैं, वरना नहीं। अब आ रही है आवाज़? ठीक है, अब ज़रूरत लगे तो बताना। अब हरियाणा में कल मैं पढ़ा रही थी सिटी ऑफ वॉर हीरोज, अमर शहीदों का गांव, शहीदों का शहर। याद है तुम्हें? ये बताना, अमर शहीदों का गांव कहाँ पड़ेगा? ते गांव हरियाणा के कई गांव कई जिलों में, जैसे हसनपुर है तो लगभग जिलों में हसनपुर है, लेकिन हसनपुर सोनीपत वाला अपनी बढ़िया आंगनवाड़ी के लिए फेमस था। ऐसे ही कई गांव हैं जो आपको जगह जगह मिलेंगे, क्योंकि कुछ गांव के नाम कॉमन होते हैं। इनफैक्ट आपको कई यूपी के गांव भी हरियाणा के साथ मैच करते मिल जाएंगे। तो जब जिसका नाम लिया जाए जिस जिले का, उससे याद रखना। अमर शहीदों का गाँव तिगांव। कौन सा तिगांव? फरीदाबाद का। शहीदों का शहर झज्जर, और सिटी ऑफ वॉर हीरोज भिवानी, और वीर नगरी रेवाड़ी। अब उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। 1971 जब हरियाणा बन चुका था, इससे पहले 65 में एक लड़ाई हुई थी हमारी और पाकिस्तान की, लेकिन तब हम थे ही नहीं। तब हम क्या थे? पंजाब। हम तो बने ही 66 में है ना। तो हमने हरियाणा बनने के बाद 1971 के भारत पाक युद्ध में बहुत सारे फौजी बंधु हमारी ज़मीन से लड़ने गए। 1971 का वॉर हमारे और पाकिस्तान के बीच में छिड़ा, जिसके कारण फिर पड़ोसी बांग्लादेश नाम के देश का जन्म हुआ और आपसे हार गया पाकिस्तान। उसे आपके देश में आना पड़ा शिमला समझौता करने। 1972 में 2 जुलाई को ये संपन्न हुआ था। वहाँ से जुल्फिकार अली भुट्टो आए थे, आपकी इंदिरा गांधी, शिमला में मीटिंग रखी गई, फाइल पे साइन हुए। इसे हिस्ट्री में नाम दिया गया शिमला समझौता। ये जो हुआ देश के लेवल पे हुआ। आपके जो सैनिक इसमें शहीद हुए, उनकी वाइफ्स जो बच गई, विधवा औरतें, वो कहाँ जाएं? उनके बेटा बेटी। तो हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने कहा भाई इनके बेटा बेटी, इन औरतों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो एक स्पेशल तरह की ITI आप जानते हैं हर ज़िले में बनी हुई है। ये स्पेशल ITI जिसके नाम के आगे लिख दिया गया सैनिक ITI, यानी जो सैनिक सेना के लिए अपनी जान दांव पे लगा चुके, जो एक्सपायर हो गए, जो शहीद हो गए, उनके बीवी बच्चों को कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का कोर्स करा दें जिससे वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें, पेट भर सकें, भूखे ना मरें। उसके लिए जो स्पेशल टारगेट करके ITI बनाई गई वो क्या कहलाई? सैनिक ITI। ये 1972 में कई जिलों में बनी थी।
पर दुख की बात है अब कई साल पहले से इनको बंद करने की कवायद हमारी सरकार ने शुरू कर दी और कई आईटीआई बंद की जा चुकी हैं। जो सैनिक आईटीआई थी, जो यहाँ का स्टाफ था वो सरकारी नौकरी पे था, जब ये बंद होने लगी तो उन्होंने कहा भाई हमें कहीं एडजस्ट करो। फिर पता किया कि ये एडजस्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि इसके लिए एक सरकार ने सेना का ही कोई फंड वंड बनाया था, जिसके चलते पीछे न्यूज़ में बहुत सारे केसेस वगैरह करने की बात आई थी। खैर हमारे काम की बात यह है कि हरियाणा में सैनिक आईटीआई कौन से सन में खोली गई है? 1907। इसका नाम सैनिक आईटीआई क्यों है समझ में आ गया? ये सेना के लिए शहीद हुए, देश के लिए शहीद हुए आदमियों की पत्नी और उनके बेटे बेटी कोई ऐसे कोर्सेज कर सकें ताकि वो काम करके खा सकें, कमा के खा सकें। जो उस जमाने में जो भी कोर्सेज थे इसके लिए बनाई गई थी। चलो पेज पहुंचो, किस पेज पर थे हम कल? देखो हम थे पेज नंबर 81। तो पढ़ नहीं लिया था? अच्छा 1 ही था, ठीक ठीक ठीक, 1 में ही थे। 1 में देखो सबसे सामने दिख रहा है सैनिक आईटीआई, यही पढ़ना था ना आज? हाँ, तो गौ संरक्षण करने वाले हम फर्स्ट हैं। किस सन में तुमने गायों के संरक्षण? 2015। अगला देखो, भारत में सबसे पहले सैनिक आईटीआई स्थापित करने वाला, हमसे पहले किसी राज्य ने नहीं सोचा, तो हम देश के पहले हैं जिसने सैनिकों के बच्चों के लिए, उनकी विधवा महिलाओं के लिए, औरतों के लिए आईटीआई बनाने का टारगेट बना और बनाई थी ये सैनिक आईटीआई। यहाँ लिख लो 1972 ताकि तुम्हें याद रहे कि क्यों बनी। 71 के युद्ध के बाद 1972, ठीक है। यहाँ लिख लो शहीद परिवार, उनके बच्चों और उनकी वाइफ्स के टारगेट करके कि भाई ये पढ़ लिख जाएं, ये कुछ कोर्स कर लें, तब बनाई गई 1972। अगला पढ़ो, नई खेल नीति। इसको थोड़ा सा पहले बोर्ड पे समझो। हम सब जानते हैं पीछे खिलाड़ी बहुत नाउम्मीद थे सरकार से और सरकार पे बहुत सारे ब्लेम लगे। एक ज़माना था आज से 5-7 साल पहले जब हरियाणा की शान थे ये खिलाड़ी, और हरियाणा के लिए इन खिलाड़ियों ने बहुत कुछ किया, इनफैक्ट देश के लिए किया। हरियाणा से सबसे ज़्यादा मेडल लगभग पिछले 10 साल से, 10 साल में जितने स्पोर्ट्स हुए उनमें सारे मेडल्स हरियाणा के, मैक्सिमम मेडल्स हरियाणा के लड़के लड़कियों के कारण आए। हर बड़े बड़े स्पोर्ट्स में तुम देखना 1/3 मेडल अकेला हरियाणा उठाता लाया। 1/3 बहुत बड़ी संख्या होती है। आबादी का 1/3 हम थोड़ी ना है, आबादी का हम सिर्फ कितना परसेंट हैं? 2.09। 2% आबादी टोटल है तुम्हारी, और अवार्ड्स का, मेडल्स का तुम कितना परसेंट उठा रहे हो? 33%। तो अपने आप में ये प्राउड की बात है। हरियाणा नंबर 1 रहा खेल में। खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए हमारी सरकार ने भी कसर नहीं छोड़ी। इतना बड़ा धनराशि का अमाउंट रखा कि कोई गरीबी में भी अगर चाहे कि भैया मुझे किस्मत बदलनी है, पढ़ नहीं सकता, पढ़ने में दिमाग नहीं चलता, तो स्पोर्ट्स की तरफ मुड़ जाए। 3 दुनिया के सबसे बड़े गेम्स, OAC आप जानते हैं, सबसे बड़ा गोल्ड होता है, फिर सिल्वर, फिर ब्रॉन्ज, ये भी सबको पता है। इतनी बड़ी धनराशि आज तक इंडिया की किसी राज्य सरकार ने, या किसी जैसे रेलवे डिपार्टमेंट देता है, ONGC देता है, किसी ने नहीं दी। सबसे बड़ी धनराशि ओलंपिक में 6 करोड़, 4 करोड़ और 2.5 करोड़। यानी कोई ब्रॉन्ज ले आए अगर हरियाणा का खिलाड़ी, ब्रॉन्ज तो सबसे तीसरे स्तर का हो गया, तब भी कितने रुपए मिलेंगे उसे? 2.5 करोड़। एशियन में इसको आधा कर दो, 6 को, फिर कॉमनवेल्थ में इसको भी आधा कर दो, तो 6, 3, 1.5। एक लाइन में याद करना, OAC तुम्हें पता ही है, 6, 3, 1.5। अब इसको फिर आधा कर दो, 1.5 करोड़। अभी करोड़ में चल रहे हैं, अब लाख में आएंगे। इसको फिर 75 लाख, यहाँ कम स्टार्ट हो गया। यानी एशियन के ब्रॉन्ज को कितने रुपए मिलते हैं? 75 लाख। यहाँ 1.5 से फिर कर दो 75 लाख। अब इसको आधा क्या करते तो थोड़ा ठीक ठाक सा अमाउंट रख दिया, 50 लाख। 75 का आधा करते तो अमाउंट थोड़ा ऐसा लगता कि यार कहीं ना कहीं अजीब फील होता, तो इसलिए कहा कि थोड़ी एक मोटी रकम देते हैं, मेहनत तो ये भी कर ही रहा है, 50 लाख। ध्यान से देखो, OAC लिख लिया, ऊपर तुम्हें पता ही है 6, 3, 1.5, आधे कर देना। 6, यहाँ 3 मत करना, 6, 4, 2.5, फिर इस 3 की लाइन को पूरी आधी कर दो। 3 का आधा कितना? 1.5, और 1.5 का आधा 75। 1.5 से 75, इसको आधा ना करके कितना छोड़ दिया? 50। ये सबसे ज्यादा पैसे रुपए थे जो हरियाणा सरकार ने 2015 में घोषणा की, और अब तक पीछे तक दे रहे थे। पर अब सरकार का धीरे धीरे रवैया थोड़ा सा नेगेटिव है, और पीछे आपने सुना होगा खिलाड़ियों को नौकरी दिए जाने पर भी ये लोग क्वेश्चन मार्क लगाने लग गए थे कि आगे जाके A ग्रेड की नौकरी दें या ना दें। ये टेबल याद कर लेना, ये आसान है, कुछ नहीं है इसमें। ये देखो OAC लिखा, आधे कर दिए, 6 का आधा 3, 3 का 1.5। इस लाइन को थोड़ा सा अलग से याद कर लो, 6, 4, 2.5।
3 वाली का 3, 1.5, 75, फिर नीचे 1.5 वाली का 75 और 50, ये 3 लाख में है, बाकी सारे करोड़ में है। तो वो जानबूझ के कहेंगे, एक पूछेंगे, वो कहेंगे बताओ एशियन में सिल्वर को कितने मिलते हैं, तो एशियन में सिल्वर कितना है, अगर ये तुम्हें 3 लाइन याद है तुम बता दोगे। वो कहेंगे कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज को कितने मिलते हैं, 50। कॉमनवेल्थ में करोड़ में किसको मिलते हैं, जो गोल्ड लेके आया। कॉमनवेल्थ में करोड़ बस एक को मिलेंगे जो गोल्ड लाया, और अगर कहें एशियन में करोड़ तो 2 को मिलेंगे, और ओलंपिक में करोड़ सारों को मिलेंगे, तीनों को। आ गए समझ में? ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एक कोई पूछ लेते हैं, फिर वहाँ कंफ्यूजन में रहते हैं। तो 6, 3, 1.5 सीधी लाइन कर लेना OAC की, फिर 6, 4, 2.5, 3, 1.5, 75, 1.5, 75 और 50। ये ऐसा बेशक यहाँ शॉर्ट में लिख लो, आगे जाके फिर पढ़ेंगे जब स्पोर्ट्स का टॉपिक होगा, लेकिन अपने हाथ से लिखने से बात याद रह जाएगी। कुछ नहीं करना, OAC लिखा, ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ, ऊपर 3 गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, सबको पता है ये बातें। तो 6, 3, 1.5, 6, 4, 2.5, 3, 1.5, 75, 1.5, 75 और 50, 3 लाख वाले हैं। अगर ओलंपिक कहें तो तीनों करोड़ में हैं, कॉमनवेल्थ कहें तो 1 करोड़ में है, एशियन कहें तो 2 को करोड़ रुपए मिलते हैं, एक को 3 और एक को 1.5। चलो अब आगे पहुंचो, अगला पॉइंट यही है, नई खेल नीति 2015। कब आई थी ये खेल नीति? 2015 के अंतर्गत खिलाड़ियों को सर्वाधिक पुरस्कार, कितने करोड़ सबसे ज्यादा? 6 करोड़। किसको मिलता है ये? ओलंपिक में गोल्ड को, ओलंपिक में गोल्ड। कॉमनवेल्थ के गोल्ड को कितना है, और एशियन के गोल्ड को लाख में किस किस को मिलता है? कॉमनवेल्थ के 2 को और एशियन के 1 को। ओलंपिक के तीनों करोड़ में खेलते हैं, कितने कितने उनके? 6, 4, 2.5। तो वो कोई एक पूछेंगे तुम्हें, अगर ये टेबल याद है तुम तुरंत से टिक कर दोगे। चलो पढ़ो अब आगे। देश का पहला राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, इसको भी पहले समझ लो। ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? ठीक है, बोर्ड पे देखो, ध्यान से समझना। आपके देश में बहुत पहले एक अकेडमी बनी थी, NDA, नेशनल डिफेंस अकेडमी। बचपन से सुनते आए हो NDA बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी अचीवमेंट है यहाँ तक पहुँचना। क्लास 12th के बाद इसके लिए एग्जाम होता है, और एग्जाम बहुत अच्छे लेवल का रहता है, जिसमें बढ़िया वाली फिजिक्स, मैथ्स, साइंस पूरी, और आर्ट्स के सब्जेक्ट भी टफ आते हैं। ऐसा नहीं कि तुमने देखा और टिक मार्क कर दिया। रीजनिंग का लेवल, इंग्लिश का लेवल बहुत हाई होता है। NDA आपके देश में खड़ग वासला नाम की जगह है, पुणे पड़ेगा महाराष्ट्र में, यहाँ है। ये आज से नहीं है, बहुत पुरानी एकेडमी है, बहुत पुरानी। 12वीं के बाद यहाँ एडमिशन होता है और कई साल तक बच्चे यहाँ रहते हैं। 12वीं पास ना 17 साल प्लस के लड़के, फिर यहाँ ये कई साल की ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद फिर इनकी एक ट्रेनिंग IM में देहरादून में होती है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, वहाँ से ये पास आउट होते हैं। और ज़्यादातर आप देखेंगे आर्मी का हेड, नेवी का हेड, और इसका क्या होती है ये, एयरफोर्स, इसका हेड, मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे NDA पास आउट रहा होगा किसी बैच का। तो बहुत बढ़िया कई साल की ट्रेनिंग में बिल्कुल निखार देते हैं ये, और बिल्कुल हीरे बना देते हैं। जो रॉ बच्चे आते हैं ना, बस पढ़े लिखे, उनको ये तराश के हीरा बनाते हैं। ये पूरे देश में सिर्फ एक है, पुणे महाराष्ट्र में। एक NDC बनाया, नेशनल डिफेंस कॉलेज, ये बनाया आपके नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में है कॉलेज। अकेडमी कहाँ थी? और तीसरा बनाया, पहले बनाया था इंदू, लेकिन अब इसका नाम इंदू से चेंज कर दिया। अब आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी। नेशनल नाम हटा दिया, जैसे इंदू का N हटा दिया, पहले था इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। देखो सबसे पहले छोटी चीज थी, क्या था ये? A से अकेडमी, C का मतलब क्या था? कॉलेज, U का मतलब क्या था? यूनिवर्सिटी। सारी डिफेंस की थी ये, नेशनल डिफेंस, नेशनल डिफेंस, नेशनल। यहाँ इंडियन और आगे लिखा था इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। तो अकेडमी छोटी होती है, कॉलेज बड़ा होता है, और यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी होती है। हम प्राउड से कहते हैं यूनिवर्सिटी के लिए हमारा हरियाणा का एक गाँव के पास की जमीन ली गई, जिसका नाम है बिनौला, और ये पड़ेगा आपके गुरुग्राम में। तो गुड़गांव वैसे भी एडवांस शहर है, यहाँ आसपास सारी सुविधाएं हैं, तो इसके पास बना दिया। बिनौला गांव की जमीन लेके काफी बड़े एकड़ में फैला के
पूरी यूनिवर्सिटी बना दी। इंदू पहले लिखते थे इसको, इंदू, लेकिन अब इसका नाम इंदू नहीं मिलेगा पेपर में, IDU मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, इंदू का नाम बदल दिया। ये 2013 में बननी स्टार्ट हुई थी, तो 13 से अब 23, 10 साल बाद इसका नाम क्या कर दिया गया, IDU, N हटा दिया। अकेडमी कहें तो खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र, कॉलेज कहें तो नई दिल्ली, और यूनिवर्सिटी कहें तो हरियाणा। तो हरियाणा में सबसे बड़ा संस्थान है डिफेंस का, जिसका नाम इंदू से IDU कर दिया। अब ध्यान से पढ़ो, अब समझ में आ जाएगा। देखो पॉइंट क्या कहता है, देश का पहला राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, डबल टिक कर लो, यूनिवर्सिटी तुम्हारे पास है, कॉलेज कहाँ है, दिल्ली में, और एकेडमी कहाँ है, हाँ तो महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे। यहाँ लिख लो, ऊपर लिख लो ये तीनों लाइन, पहले लिखो NDA। एक बार लिखने पढ़ने से ना फिर ये लंबे टाइम तक याद रहता है, पहले पढ़ना पड़ता है सबको, बिना पढ़े किसी को नहीं आता। तीनों लिख लो ऊपर शॉर्ट में, हर पेज के पास मैप है, मैप में खाली जगह है, वहां लिख लो। लिखना ऐसा जो तुम खुद पढ़ के समझ सको। ये 3 बड़ी बड़ी चीजें हैं डिफेंस की। पहली NDA, ND का मतलब नेशनल डिफेंस, A मतलब अकेडमी, तो NDA अकेडमी लिख लो, नेशनल डिफेंस अकेडमी, खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र। दूसरा लिखो NDC, नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली। और तीसरा इंदू, इंदू का नाम अब क्या कर दिया, IDU, N हटा दिया, N क्या था, नेशनल, अब ये बन गई इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर है, बिनौला। बिनौला कहाँ पड़ेगा, गुरुग्राम में। बेटा जिनके पास किताबें नहीं है ना, फिर ये सब याद नहीं रहेगा, फिर पीछे रह जाओगे। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका नुकसान बाद में तुम्हें फील होगा। दूसरे का लिखा हुआ कभी समझ में नहीं आता बेटा, हम दूसरे से देख के लिखेंगे ना, समझ में नहीं आएगा। तीनों क्लियर हो गए सबको ये, ठीक है। अपनी किताब अपने हिसाब से रखना, उसमें अपने हिसाब से लिखना, जिसको तुम जाके पढ़ो आज ही और तुम्हें आज ही समझ में आ जाए। चलो आगे बढ़ेंगे। इंदू के पास 2013 लिख लो, अपनी कब बनी ये हमें पता हो, बाकियों की उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है डेट्स। 2013 इंदू, इंदू के दोनों नाम लिखना, INDU भी और अब IDU भी। और कौन से गांव में है ये, बिनौला कहाँ पड़ेगा, गुड़गांव में। आगे पढ़ो, हरियाणा राज्य सभी गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य है। हम गांवों तक क्या पहुंचा के आए थे, कल क्या पढ़ा था, बिजली। हमने बिजली भी नंबर 1 और हर गांव में पक्की सड़क में भी हम नंबर 1 हैं। तो हरियाणा सभी गांवों को पक्की सड़क, टिक कर लो इसको, सभी गांव पक्की सड़क से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य। बिजली में भी तुम नंबर 1 और पक्की सड़क पहुंचाने में भी तुम नंबर 1। ट्रैक्टर भी सबसे ज्यादा यहीं, वैट भी हमने ही लागू किया, बुढ़ापा पेंशन हम सबसे पहले देने लगे, मतलब अर्ली स्टेज में। नेक्स्ट पढ़ो, भारत सरकार द्वारा देश की पहली CNG ट्रेन, CNG पता है ना सबको, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वैसे तो आपकी ट्रेन पहले एक जमाने में कोयले से फिर बिजली से, CNG मतलब हरित ट्रेन। बोर्ड पे देखो और समझो इस कॉन्सेप्ट को। हरियाणा में 2 बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेन का नाम आते ही, एक तो अंबाला और एक ये रेवाड़ी। रेवाड़ी आपके हरियाणा का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है। जंक्शन होता है जहां से अलग अलग डायरेक्शन में रेल जाती हैं, उसको बोलते हैं, ट्रेन चलती है कि भैया ये जंक्शन है। तो रेलवे स्टेशन छोटी चीज होती है, जंक्शन में फिर डायरेक्शन अलग अलग चली जाती हैं। तो हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पर है, रेवाड़ी। इससे ना 5 अलग डायरेक्शन में ट्रेन चलती हैं। तो रेवाड़ी हरियाणा का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है और यहाँ से सबसे पहली बार रेवाड़ी से रोहतक के बीच में ट्रेन चलाई गई थी। ये इंडिया की पहली कौन सी ट्रेन थी, CNG। तो भारत की पहली CNG ट्रेन हरियाणा के 2 शहरों के बीच में दौड़ी थी। और क्योंकि हमारा जंक्शन बड़ा है, कौन से वाला, रेवाड़ी, फिर कहाँ गई वो, रोहतक। तो दोनों आर है, रेवाड़ी से रोहतक पहली CNG ट्रेन इंडिया की, हमारी तो थी इंडिया की पहली ट्रेन। अब इसके साथ साथ ही सुन लो, इंडिया में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो लगातार देश में बढ़ रही है, कौन सी ट्रेन है वो, मेट्रो। मेट्रो हरियाणा में सबसे पहले जो आई, किस शहर में आई, गुरुग्राम में। गुरुग्राम में निजी मेट्रो चल गई थी। निजी मेट्रो पता है ना, रिलायंस वालों ने जिस पे पैसा लगाया था। आपके सबसे पहली मेट्रो चली थी कलकत्ता में, ये बहुत पहले चली थी 1984 में। फिर आपकी कलकत्ता के बाद अगला नंबर आया दिल्ली का, दिसंबर 2002 में इसका ट्रायल किया गया और फिर ये पब्लिक के लिए खोल दी गई थी 2003 में। इसी साल 2003 में ही आपके
आपके हरियाणा के गुड़गांव तक मेट्रो आ गई थी। तो आपकी मेट्रो लगभग दिल्ली की मेट्रो के साथ ही चल पड़ी। हरियाणा की और दिल्ली की लगभग साथ चली। सबसे पहली मेट्रो कहाँ चली, कब चली ये? 1984 में। अब तो आपके बहुत सारे शहर मेट्रो से जुड़ गए हैं भाई। नांगलोई से जो है बहादुरगढ़ की तरफ आती है, अब तो कई शहर हो गए ना इसमें हमारे। चलो पढ़ के देखो अब। भारत सरकार द्वारा देश की पहली, इसको टिक कर लो, देश की प्रथम सीएनजी जनवरी 2015 को हरियाणा में चलाई गई। तो देश की पहली सीएनजी ट्रेन किस राज्य में चली? हरियाणा। कहाँ से कहाँ चली? हाँ, रोहतक से रेवाड़ी या रेवाड़ी से रोहतक? रेवाड़ी से क्यों चली होगी? जंक्शन है, बड़ा जंक्शन है ये टिक कर लो। रेवाड़ी से रोहतक, वापस तो ऑब्वियस सी बात है रोहतक से रेवाड़ी ही आएगी, पर चली पहली ट्रेन चली रेवाड़ी से रोहतक। भारत की पहली निजी मेट्रो चलाने वाला राज्य हरियाणा। यानी पहले दिल्ली ने कोई पर्सनल अपनी निजी किसी की नहीं चलाई, नहीं इसने चलाई क्या नाम है इसका, कलकत्ता। हमने, वैसे चली वो दिल्ली से ही थी, हमारा तो नाम है आईजीआई से चली थी। ये टिक कर लो। भारत की पहली निजी मेट्रो चलाने वाला 2003 में राज्य हरियाणा गुड़गांव। यहाँ फटाफट से लिख लो, फर्स्ट मेट्रो इन इंडिया कलकत्ता 1984। इसी के नीचे लिख लो, फर्स्ट मेट्रो इन इंडिया, भारत में पहली मेट्रो रेल 1984 1984 कलकत्ता। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, दिल्ली में मेट्रो दिसंबर 2002। और हरियाणा में जो निजी मेट्रो चली है ये नवंबर 2003 में चली है। दोबारा सुन लो, भारत में पहली मेट्रो कलकत्ता कब चली? 1984। और दिल्ली में पहली मेट्रो दिसंबर 2002 में, और फिर हमारी निजी मेट्रो 2003 में नवंबर में, 1 साल के गैप पे। चलो हाँ बेटा, क्या हुआ? 6 डायरेक्शन में? अच्छा, वो राजस्थान वाली कह रहे हो क्या? ठीक है, रिंगस वाली, ठीक है, तो उसको डिटेल से पढ़ेंगे तब बता दूंगी, छोटा रूट है वो। चलो पेज नंबर 81 का फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया हमारा मेट्रो वाला। दूसरी तरफ आ जाओ। देश में सर्वाधिक ऐतिहासिक युद्ध स्थल, सबसे ज्यादा इतिहास में जो युद्ध लड़े गए वो कहाँ लड़े गए हैं? हरियाणा। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हमारे यहाँ, कुरुक्षेत्र में वो गीता के ऊपर जो उपदेश था वो सारा, तो ऐतिहासिक युद्ध स्थल। अगला नंबर टिक करना, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। सबको पता है ना ये, बिना नंबर बदले कंपनी की सर्विस बदल देना, इसे बोलते हैं मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। सबसे पहले हमने यहाँ चलाई, ये टिक कर लो। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी आरंभ करने वाला देश का पहला राज्य। यानी आपका नंबर सेम रहेगा, आप जिस कंपनी की सर्विस ले रहे हैं कंपनी बदल जाएगी। अब तो हर जगह है, लेकिन नंबर 1 किसने स्टार्ट किया था? हमने, हरियाणा में। अब आ जाओ, हरियाणा में प्रथम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, इनको बार बार पढ़ने से याद होते हैं बेटा, ये बार बार रीड करने पड़ते हैं। पढ़ लो, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं साथ में एक्सप्लेन करूंगी। पहला देखना, पहला उपन्यासकार कौन था जिसने नॉवल लिखा? राजा राम शास्त्री। ये बहुत बड़ा नाम है, इसको थोड़ा सा बोर्ड पे जान लो। राजा राम शास्त्री जी ने ना आपके यहाँ एक किताब लिखी थी जिसका नाम था झाड़ू फिरी। ये बार बार पूछा जाता है, झाड़ू फिरी। एक इनकी किताब थी फफा कुट्टनी, अजीब सा लगेगा नाम सुन के, पर ये किताब का नाम है झाड़ू फिरी और फफा कुट्टनी। इसका लेखक कौन है? राजा राम शास्त्री। ये हरियाणा में पहली बार लोगों ने सोचा कि लिखना भी चाहिए। यहाँ के लोग तो खेती से और खाने पीने से फुर्सत ही नहीं थी यहाँ के लोगों को, पढ़ने लिखने का काम ज़्यादा इंटरेस्ट से कभी लोगों ने किया नहीं। इस आदमी ने सोचा कि क्यों ना मैं नॉवल लिखूं, उपन्यास लिखूं। उपन्यास एक बहुत बड़ी कला है, एक आर्ट है, जिसमें एक कहानी को कितना लंबा चौड़ा सोच के लिखना पड़ता है, जैसे किसी की लाइफ के बारे में लिख रहे हैं। इन्होंने पहली बार पद्य पे, पद्य मतलब कविता पे भी हाथ चलाया, अपनी लेखनी चलाई। इसका मतलब ये हरियाणा का एक पढ़ा लिखा टैलेंटेड आदमी था। हरियाणा में टैलेंट बहुत है, लेकिन पढ़ाई लिखाई का टैलेंट यहाँ कभी पहले था नहीं। यहाँ के लोगों को फुर्सत ही नहीं थी, पढ़ाई लिखाई पे तब चलते हैं जब खाली बैठते हैं। यहाँ इतना खेत कमाते थे लोग कि लिखने पढ़ने का कभी मौका नहीं मिला। उस टाइम पे इस आदमी ने उपन्यास लिख दिया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन गया। तो हरियाणा में पहला उपन्यासकार कौन हुआ? राजा राम शास्त्री। इनकी किताब का नाम क्या है? झाड़ू फिरी। और क्या लिखा? फफा कुट्टनी। ये पद्य मतलब कविताओं में भी इन्होंने अपना कलम चलाई थी। देखो पहला पॉइंट, तो पहला उपन्यासकार आपका नॉवल लिखने वाला है राजा राम शास्त्री। पद्य, पद्य क्या होता है? कविता। ये भी इसने शुरू की। यहाँ लिख लो झाड़ू फिरी, झाड़ू फिरी ये उपन्यास था। और एक और का नाम लिख लेना, फफा कुट्टनी। इसके लेखक भी यही हैं, और भी बहुत कुछ लिखा, ये फेमस हुए।
फफा कुटनी और झाड़ू फिरी, राजा राम शास्त्री। नेक्स्ट देखो, पहला राजकवि। तुम्हें याद है जब राजा महाराजा होते थे तो अपने दरबारों में वो कवि रखते थे, है ना, वो उनके लिए कविताएं लिखते थे। हरियाणा जब अलग हुआ, किससे अलग हुआ? तो पंजाब से बहुत लोग यहाँ आए ना, जो यहाँ रहते थे। उनमें एक बहुत काबिल आदमी थे जो हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। वो इतने काबिल थे, इतनी अच्छी कविताएं लिखते थे कि हरियाणा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने, भाई ये हमारे राज्य के कवि हैं, मतलब इनको सरकार ने, पूरे राज्य ने अपना कवि मान लिया। जैसे अकबर के दरबार में नहीं था बीरबल था, तानसेन था, तो पूरे देश में उनका चर्चा था। ऐसे ये अपने राज्य कवि बने। और क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? क्या बस बस बेटा एक बार देखो जरा क्या दिक्कत है। आगे बैठ जाओ, आगे बैठ, छिपकली है, कोई बात नहीं, आ जाओ आप। चलो बोर्ड पे बेटा, ये छिपकली तुम्हारा एक नंबर ले जाएगी फिर तुम कहोगे। देखो पहला, बस हमारा पहला राज्य कवि जो था उसका नाम था उदय भानु हंस। उदय भानु। और पता है क्या, ये कोई वैसे राजकवि नहीं थे तानसेन टाइप के, ये पढ़े लिखे काबिल आदमी थे। उदय भानु हंस जी ने हमारे हरियाणा में कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया भी है। हिसार कॉलेज के ये प्रिंसिपल थे, गवर्नमेंट कॉलेज के। अभी पीछे इनकी डेथ हुई है 3-4 साल पहले, 2019-20 के आसपास गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जब हरियाणा अलग हुआ, कब अलग हुआ था? 66 में। तब हमने 67 में इनको दर्जा दे दिया कि सर आप हमारे इस राज्य के, पूरे राज्य के राजकवि हैं। आज आपका राजकवि कोई नहीं है, आप किसी को दर्जा नहीं दिया। तो हरियाणा का पहला राजकवि कौन बना? उदय भानु हंस। ये टिक कर लो, उदय भानु हंस। और तुम हरियाणा के एक कैरेक्टर को जानते हो जिन्होंने पीछे एक हरियाणवी मूवी बहुत चली, वो किसके ऊपर थी? वो ये थी ना, अपने लक्ष्मी चंद जी के ऊपर मूवी नहीं बनाई थी? किसने बनाई थी? पंडित यशपाल शर्मा। यशपाल शर्मा, इनका नाम जानते हो? गंगाजल मूवी आई थी एक, गंगाजल में एक बड़े रोल में इन्होंने कैरेक्टर, बहुत बढ़िया कैरेक्टर प्ले किया था अजय देवगन की मूवी में। और हरियाणा की मिट्टी से निकल के कोई बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों के साथ काम कर पाए, इसका मतलब उसमें काबिलियत है। ये दिल्ली से पढ़े हुए हैं, NSD से। बेटा ये दोबारा ये बातें नहीं बताऊंगी, आज एक्सप्लेन कर रही हूँ। यशपाल शर्मा जी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिल्ली के NSD से पढ़े हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसमें पढ़ना बहुत बहुत इज्जत की बात होती है। और हर किसी एरे गहरे नत्थु खेरे को वहाँ एडमिशन नहीं मिलता। वहाँ से पढ़े हुए सारे कलाकार जो बहुत बढ़िया रोल करते हैं ना, वो हैं। वहाँ से शाहरुख, सलमान, आमिर खान जैसे लोग नहीं पढ़े हैं, वहाँ से पढ़े हैं जो बहुत ओमपुरी जैसे लोग, जिन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करके, या नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग। और हमारे लिए प्राउड की बात है, हरियाणा का ये आदमी यशपाल शर्मा वहाँ से पढ़ के और बॉलीवुड में मेन स्ट्रीम सिनेमा में अपना नाम खड़ा कर पाए। ये स्टूडेंट रहे हैं किसके? उदय भानु हंस के। अब उदय भानु हंस जी भी एक्सपायर हुए हैं, 2-3 साल हुए उनको एक्सपायर हुए। यहाँ लिख लो, ये लिखो यशपाल शर्मा। यशपाल शर्मा जी आज भी बड़ा कैरेक्टर हैं। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में फरीदाबाद में, तुम्हें अगर पता चला हो, बहुत बड़ा एक वो फंक्शन रखा गया जिसमें हरियाणा के सारे कलाकार जो आज की डेट में बहुत फेमस हैं, उसमें सपना चौधरी से लेके और ये अजय हुड्डा और जितने नाम तुमने सुने सब पहुंचे। वहाँ सबसे ज्यादा जो इज्जतदार आदमी थे ना, जिसकी सब दिल से रिस्पेक्ट कर रहे थे, वो यशपाल शर्मा जी थे। यशपाल शर्मा जी ऐसे नहीं कि कैसे बस कुछ भी, इन्होंने सच में एक्टिंग के दम पे अपना लोहा मनवाया। और ये किसके स्टूडेंट रहे हैं? जो हरियाणा का पहला राज कवि था। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ लिख लो यशपाल शर्मा। उदय भानु हंस जी के पास लिखना 2019 इनमें इनकी डेथ हो गई। और ये हिसार गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल रहे थे। हिसार गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल। तो ये बड़ी बात है कि देखो, नॉर्मल आदमी, नॉर्मल से परिवार से पढ़ लिख के इतनी काबिलियत हासिल की कि राजकवि बने। अगला पढ़ो, पहला हिंदी साहित्यकार कौन था? चौरंगी नाथ। इसको डबल टिक कर लो, नाथ एक संप्रदाय था। ये पहला हिंदी साहित्यकार है, लिटरेचर लिखने वाला। पहली पत्रिका टिक करो, मैगजीन तुम्हारे यहाँ से निकली, उसका नाम था हरियाणा शोध। और ये जब तुम बने, हरियाणा बना, तभी निकल गई। कब? हाँ यहाँ लिख लो, रेवाड़ी से।
रेवाड़ी से पहली पत्रिका निकली थी, नाम था हरियाणा शोध। शोध होता है रिसर्च, तो तुम्हारी पहली मैगजीन का नाम तुम्हारे ही नाम पर है, हरियाणा शोध पत्रिका। किस सन में बनी है, निकाली, और कहाँ से निकाली, रेवाड़ी से। ये इंपॉर्टेंट है, सन भी और जगह। 66 में बेटा, 1966 में। आगे पढ़ो। पहला हरियाणा का हास्य व्यंग का कवि जो बहुत हास्य व्यंग करता था, इनका नाम था मीर जाफर जट्ठाली। जट्ठाली को डबल टिक कर लो। मीर जाफर एक गद्दार आदमी भी था हिस्ट्री में, तुम उसका नाम पढ़ोगे जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन ये एक कवि है, ये हास्य व्यंग कलाकार है। क्या नाम है इसका, मीर जाफर जट्ठाली। जट्ठाली महेंद्रगढ़ के हैं, ठीक कर लो, जट्ठाली महेंद्रगढ़। फिर पढ़ो, पहला फिल्म निर्माता जिसने मूवी बनाई थी, क्या नाम था इसका, देवी शंकर। ये ना एक खानदान है, इनके नाम के पीछे ज्यादातर के प्रभाकर लगाते हैं। तो जैसे यश चोपड़ा नहीं था, चोपड़ा फिल्म्स बनाते थे, वो चोपड़ा बैनर था, ऐसे यशराज फिल्म बैनर्स। ऐसे हरियाणा में सबसे बड़ा खानदान जिन्होंने मूवीज में पैसा लगाया, और पहले खूब पैसा लगाया, बाद में जाके पैसा कमाया। हरियाणा की सबसे सुपर डुपर हिट रही थी चंद्रावल जो मूवी थी। ये 1980s के स्टार्टिंग में आई थी, 82-85 के बीच में 2-3 साल बहुत मूवीज अच्छी बनी, उसमें चंद्रावल का भी नाम आता है। इस परिवार, इस खानदान ने इसमें पैसा भी लगाया, काम भी किया। ये सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली अब तक की हरियाणवी मूवीज में इसका नाम चलता था। अब ये मूवी बहुत बढ़िया कमा गई, जो ये यशपाल शर्मा जी की थी ना, क्या नाम था, दादा लक्ष्मीचंद, तो जिसका एक पार्ट आया, दूसरा आएगा, इसने भी बढ़िया पैसा कमाया, ये भी खूब चली है। लेकिन उस जमाने में ऐसा बड़ा मुश्किल लगता था, चंद्रावल इतनी मूवी चली थी कि आसपास के राज्यों में भी फैली थी ये मूवी। ये टिक कर लो, प्रभाकर यही लोग हैं, देवी शंकर। पहला फिल्म निर्देशक डायरेक्टर था आनंद कुमार। ये इनके परिवार में नहीं है, ये अलग है डायरेक्टर। ध्यान से सुनना, अब इसने, आनंद कुमार ने 1970, हरियाणा बना 66 में। अलग होते तो मूवी नहीं बनाएंगे, थोड़ा काम काज करेंगे, अपना काम जमाएंगे, तब तो मूवी बनाओगे। इसने 70 में एक आदमी है जिसका नाम क्या है, आनंद कुमार। इसने हरियाणा के एक लोकल कैरेक्टर को बहुत बढ़िया मूवी बना के दिखाया। उस लोकल कैरेक्टर को लोग पूजते हैं आज भी, जिसका नाम था हरफूल सिंह जाट जुलानी। हरफूल सिंह जाट जुलानी अपने गांव के नाम को साथ लिखते थे, जाट कम्युनिटी के थे, नाम क्या था इनका, हरफूल सिंह। ये कैरेक्टर सच का कैरेक्टर था, और हरियाणा में इस आदमी ने जब तक ये रहे, ये हरियाणा राजस्थान की बेल्ट में एक्टिव थे अंग्रेजों के टाइम में, तब तक इन्होंने एक कसम खा ली थी कि मैं हरियाणा की इस बेल्ट में जहाँ जहाँ मेरा दबदबा, वहाँ गाय नहीं काटने दूंगा। जो ये बूचड़ खाने होते थे ना अंग्रेजों के ज़माने में, ये बहुत बिकता था गाय का मांस, बहुत ज़्यादा खुले में। और हम सब जानते हैं कि उस टाइम पे मुस्लिम कम्युनिटी इस काम को बढ़ चढ़ के करती थी। तो हरफूल सिंह जाट जुलानी ने अपना ऐसा दबदबा बनाया इस एरिया में, जहाँ उनको पता चल जाता कि वहाँ बूचड़ खाना चल रहा है, वहाँ पहुँच जाते और उन कसाईयों को, कसाई बोलते थे ना उनको जान से मार डालते। तो धीरे धीरे इनका नाम ऐसे फैल गया कि कसाई नाम सुन के भाग जाते थे कि हरफूल आ गया, तो हरफूल ने अपना दबदबा बना लिया। पर इस तरह से अगर बिजनेस खराब करेंगे और अंग्रेजों का, तो अंग्रेज उस आदमी के खिलाफ हो जाएंगे। इन्होंने कई मर्डर भी कर दिए थे इसी चक्कर में। तो बचपन से जैसे कुछ गड़बड़ियां इस तरह की थी, कभी इसकी कहानी बताऊंगी कि ये थोड़ा सा गलत ट्रैक पकड़ गए अंग्रेजों के जमाने में। ये बाहर, जैसे पहले फौज में थे ये, फिर इनको फौज में कुछ इस तरह का हुआ कि जेल जाना पड़ा, अपने ताऊ चाचा में किसी का इन्होंने मर्डर कर दिया था। लेकिन बाद में ये सही ट्रैक पकड़ गए, वापस आके इन्होंने सब सही काम किए। बूचड़ खाने को बंद करवाने के चक्कर में पुलिस इनके एंटी हो गई, अंग्रेजों की पुलिस थी कि ये तो हमारा काम धंधा बंद करवाएगा। फिर उन्होंने इसके खिलाफ ये निकलवा दिए पर्चे कि भाई जिसने ये पकड़वा दिया उसको इनाम मिलेगा। तो इनकी एक मुंह बोली बहन थी राजस्थान में, इनको गांव वाले इतनी अपने यहाँ शरण देते कि गांव के गांव कहते थे अगर हरफूल सिंह आ गया ना तो हमें मरना पड़े मर जाएंगे, हरफूल के बारे में बताएंगे नहीं। तो इनको कभी चिंता ही नहीं थी कि कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कहाँ सोना है, अपना घर बार सब खत्म हो गया था। उस टाइम पे इनकी एक मुंह बोली बहन थी, ये राजस्थान में उसके घर गए और पुलिस ने इनके ऊपर बड़ा इनाम रखा हुआ था। ये 1930s के आसपास की घटना है। तो वहां जाके अपनी बहन के घर खा पी के सो गए। उसकी बहन का जो हस्बैंड था वो घटिया आदमी था, वैसे भी मुंह बोली बहन थी, उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया पैसों के चक्कर में, इनाम बड़ा था। तो वहां फिर पुलिस ने घेर लिए, फिर बाद में इनको फांसी की सजा हुई थी। लेकिन हरियाणा में आज भी जो पुराने लोग हैं वो इनका नाम इज्जत से लेते हैं। और 1970 में जो मूवी बनाई थी वो किसने बनाई थी, आनंद कुमार। तो ये फेमस मूवी थी उस जमाने की। ये
आनंद कुमार वही है जो लिखा है ना, आनंद कुमार, यहाँ लिख लो 1970 हरफूल सिंह जाट जुलानी ये कैरेक्टर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि गरीबों की मदद करते थे, इसलिए कुछ लोग इनको रॉबिन हुड भी कहते थे। रॉबिन हुड एक कैरेक्टर था ना अंग्रेजों की किताब का, जो गरीबों की, दुखियों की मदद करता था। ये भी ऐसे दुखियों की, गरीबों की मदद करते थे, गांव के लोगों की। यहाँ लिख लो 1970 हरफूल सिंह जाट जुलानी, ये मूवी का भी नाम है, कैरेक्टर का भी नाम है। चलो आगे पढ़ना। हरियाणा का आदि कवि, हमारा पुराने कवि कौन है? चंद्र बरदाई। इसने क्या लिखी है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान की कहानी है, यहाँ लिख लो पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई ने लिखी। कौन सी शताब्दी में था पृथ्वीराज? कौन सी सेंचुरी में था? 12वीं शताब्दी। कब? 1191 और 92 की लड़ाइयाँ थी ना तराइन की, 12वीं शताब्दी में था। ऐसे शताब्दी पूछते हैं फिर बच्चे वहाँ गलत कर देते हैं। 12वीं शताब्दी में। नाम लिख लो पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज चौहान की किताब थी जो इसने लिखी, उनका दोस्त भी था, उनके दरबार में भी रहता था। नेक्स्ट पढ़ो। पहला तुम्हारा चीफ जस्टिस कौन था? तुम्हारा पहला चीफ जस्टिस श्री रामलाल। तुम्हारा चीफ जस्टिस पहले कहाँ था? ये हमारा हरियाणा वाला कोर्ट थोड़ी ना था पहले। बोर्ड पे देखो ध्यान से, 1919 में, चुपचाप शांति से सुन लो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर दोबारा बार बार नहीं बताया जाएगा। 1919 में हमारे यहाँ एक एक्ट आया था अंग्रेजों के टाइम में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस एक्ट के तहत तुम्हारे यहाँ पर एक हाई कोर्ट बना था। अंग्रेजों ने तो हाई कोर्ट बनाना सिखाया था हमें, ये हाई कोर्ट हमारे यहाँ नहीं बना था। एग्जैक्टली कहाँ बना था? लाहौर। इसका मतलब लाहौर हाई कोर्ट 1919 के सन में इसके ऊपर काम हो गया। 1947 में आप पाकिस्तान से अलग हो गए तो लाहौर किसकी बेल्ट में गया? पाकिस्तान। तो आपका कोर्ट भी गया। अब कोर्ट चला गया, लेकिन मामले कहाँ जाएं? जो आपके मामले हैं वो तो कहीं बैठ के देखने पड़ेंगे। तो यहाँ से मामला उठा के ले गए शिमला। शिमला में कोई लकड़ी से बना हुआ काफी बड़ा सा एक ऐसा था ऑडिटोरियम टाइप, यहाँ कह दिया भाई जब तक अपना परमानेंट नहीं बनता यहाँ बैठक होंगी। शिमला हाई कोर्ट चला कई साल तक। फिर 1950s के स्टार्टिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू, खास तो नेहरू को एक चैलेंज दिखा कि इन लोगों ने, पाकिस्तान ने हमसे क्या छीन लिया? लाहौर। और इस पे ये घमंड करते थे कि भैया नवाबों की नगरी है लाहौर, और इंडिया जैसे देश की औकात नहीं है ऐसा इतना सुंदर नवाबों का शहर बनाने की। तो जैसे कंपटीशन होता है ना कि हमें इससे बढ़िया करके दिखाना है, तो पंडित नेहरू ने कहा कि अब हमारा टारगेट है लाहौर की टक्कर में उससे बेहतर शहर बनाना। हमारे यहाँ उतने पढ़े लिखे आर्किटेक्ट थे नहीं, तो अमेरिका से और विदेशों से आर्किटेक्ट्स को बुलाया गया, जिनमें से 2 आर्किटेक्ट पहले आए, उन्होंने रफ कागज तैयार कर दिए, लेकिन उन दोनों में से एक आदमी प्लेन क्रैश में मर गया। तो दूसरा बोला भाई मैं काम नहीं करूंगा, मेरा दोस्त मर गया और मैं अब यहाँ रह नहीं पाऊंगा, चला गया। उसका आधा बनाया हुआ काम जिसको दिया गया, उस आदमी का नाम है ली कार्बूसियर भी कहते हैं, जियर भी कहते हैं, ली कार्बूजियर ये आदमी था, इसको दिया गया। इसने वो कागज संभाले, उस कागजों में से थोड़े चेंजेस किए, और जो आज चंडीगढ़ तुम देखते हो ना, इतना सुंदर बसा हुआ शहर जिसका नाम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, ये पूरा चंडीगढ़ का कैपिटोल कॉम्प्लेक्स जिसमें बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग है, ये सब फिर हमने टक्कर में बना के, और इसका नाम, जिसको ये शहर बसाता था ना, उसको ये कहता था द सिटी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल सिटी नहीं, द सिटी ब्यूटीफुल। और वहां पे ये एक ओपन हैंड एम्बलम, जो ये आधा खुला हुआ हाथ का एक ऐसे अपना एक पहचान बनाता था। इसने जितने शहरों को डिजाइन किया सब जगह ओपन हैंड एम्बलम है, लेकिन सबसे ऊंचा ओपन हैंड एम्बलम हमारे यहाँ 26 फीट का एम्बलम इसने हरियाणा के चंडीगढ़ में लगाया। हरियाणा के इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हरियाणा वाले पढ़ रहे हैं, वैसे ही पंजाब का है चंडीगढ़, अब दोनों का साझे का है। तो ये चंडीगढ़ किसकी टक्कर में हमने बना दिया? यहीं पे हमने हाई कोर्ट की बिल्डिंग भी इन्होंने डिजाइन कर दी, सेक्रेटरीट, बहुत सारी चीजें बनाई। तो फिर 1955 से हाई कोर्ट का कामकाज यहाँ इस बिल्डिंग में ले आए। फिर कायदे से जब हरियाणा पंजाब सब अलग अलग हुए, यूटी बना वो, तो कहते हैं 1966 से इसने अलग तरीके से, क्या क्या नाम रखा इसका? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तुम वैसे आसानी के लिए कह देते हो चंडीगढ़ हाई कोर्ट, इसका नाम चंडीगढ़ हाई कोर्ट नहीं है, इसका नाम है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। स्थित कहाँ है ये? चंडीगढ़ में। 66 से ये
अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। उससे पहले 55 से 66 तक इसने भाई चंडीगढ़ हाईकोर्ट या कुछ भी कह लो उस रूप में काम किया। उससे पहले ये कहाँ हुआ करता था? शिमला। उससे पहले कहाँ था? लाहौर। यानी हाईकोर्ट ने भी एक लंबी यात्रा तय की। लाहौर से आया शिमला, शिमला से आया चंडीगढ़। इस टाइम तक शिमला में सिर्फ हमारी नहीं, हमारी पंजाब की, दिल्ली की, हिमाचल सबकी बैठक होती थी। फिर 66 में आके दिल्ली हाईकोर्ट कहा भाई अपना खुद बना लो, हम पंजाब चंडीगढ़ एक कर दिए, और फिर शिमला हाईकोर्ट आगे जाके सिर्फ हिमाचल प्रदेश का हाईकोर्ट रह गया। आज की डेट में हमारे सबके मिला के 3 हाईकोर्ट हैं, शिमला वाला हिमाचल का, चंडीगढ़ वाला हम 3 का, और दिल्ली वाला उसका पर्सनल। पहले ये सारे एक जगह कहाँ बैठते थे, और उससे पहले कहाँ बैठते थे? लाहौर। ये इनकी कहानी है। अब देखो 1947 में क्या कहते हैं ये कि हमारा पहला जो था क्या था? न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश श्री रामलाल। यहाँ लिखो 1947, जब देश आजाद हुआ तब था ये रामलाल जी। तो राम की कृपा से हम आजाद हो गए। रामलाल थे 1947। अब कौन है प्रेजेंट में? रवि शंकर झा। काफी दिनों से यही बैठे हैं, लिख लो यहाँ। अब रवि शंकर झा, रवि शंकर झा। हाईकोर्ट का एक पर्सनल टॉपिक अपने आप भी पढ़ना पड़ेगा, उसको डिटेल से पढ़ेंगे, पर यहाँ पहले लिख लो रवि शंकर झा। ये बार बार सारी कहानी नहीं दोहराई जाएगी। रवि शंकर झा। अगला पढ़ो, पहला पुरुष विधानसभा अध्यक्ष। क्या तुम्हें पता है हर राज्य के पास विधानसभा होती है? बोर्ड पे देखो और समझो। राज्य के लिए नियम कौन बनाता है? राज्यपाल नहीं बनाता बेटा, राज्य के नियम बनाता है एक लिस्ट है हमारी, जिसे क्या कहते हैं? इसके ऊपर कौन काम करती है? राज्य की सरकार। राज्य सरकार किसने बनाई है? एमएलएज ने। एमएलए में एक सीट्स होती हैं, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिलती है उसकी सरकार बनती है। एक एग्जांपल देती हूँ, हरियाणा में कितनी एमएलए सीटें? 90। जीतने के लिए कितनी चाहिए? 50% प्लस 1। इसका 50% 45 प्लस 1 कितनी चाहिए? 46। जिस पार्टी को 46 सीट मिल गई हरियाणा में, उसका दबाव बनेगा, उसकी सरकार बनेगी। पिछली सरकार में तुम्हारी में किसी को नहीं मिली 40 से ऊपर। बीजेपी सिमट गई 40 पे, कांग्रेस 32 पे, ये जेजेपी 10 पे, फिर कुछ इंडिपेंडेंट थे। कुल 90 करने हैं हमें। तो क्या हुआ? ये तो ओपोनेंट हो गए भैया, बीजेपी कांग्रेस का हाथ तो कभी पकड़ेगी नहीं, ये तो दोनों टक्कर में रहेंगे। तो इनमें दोनों में किसी को इसका हाथ पकड़ना था। अब अगर ये इसका हाथ पकड़ता तो ये कांग्रेस और जेजेपी कितने पे आ जाती? 42। नई बात बनती ना, कितने पहुंचाने थे? 46। तो जेजेपी को दिख रहा था मेरा फायदा नहीं है, जेजेपी को फायदा किसके साथ दिखा? बीजेपी 50 पे आ गए। ये इनका हाथ ना पकड़े तो सरकार ना बने। सरकार बनाना लालच का काम है। इन्होंने कहा यार हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, 10 की क्या औकात, 80 अगर नहीं है तो, लेकिन हम अगर एक ताकतवर का साथ दे दें तो हमें डिप्टी सीएम की पोस्ट देख लो, तो मिल गई इनको। 10 में से एक तो डिप्टी सीएम बना बैठा है, कितने सारे डिपार्टमेंट हैं। तो ये अपनी चालाकी के कारण सब इकट्ठे हो जाते हैं। हरियाणा में पिछली बार किस चीज की सरकार बनी है? गठबंधन, बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन। 46 नहीं आई तो फिर बात नहीं बनेगी इस बार भी। हाँ, ये ताकतवर विपक्ष था पिछली बार, लेकिन इसने अपना रोल प्ले ठीक से नहीं किया। ये कमजोर विपक्ष नहीं है, 8 ही तो पीछे था। अगर ये चाहता हर गलत नीति के विरोध में आता, इनको आना भी चाहिए। अब आज मान लो इसकी सरकार है, कल क्या पता इनकी सरकार हो और इनके पास ऐसी हो, तो इनको आना चाहिए। तुम्हारा मेरा जनता का फायदा अगर सत्ता ना करे तो फिर जनता के लिए किसको आगे आना चाहिए? विपक्ष। और इसमें बुराई नहीं है, बस बात ये होती है विपक्ष कितना चाहता है। कई बार विपक्ष पीछे पीछे हाथ मिलाए रखता है, बात ही नहीं उठाता, क्योंकि उसको पता है इसने खाया है, अगले साल मेरा नंबर है 5 साल के लिए। तो ये चालाकी करके नुकसान किसका कर देते हैं? जनता का। जनता को ये बात समझनी है, हमारा पहला काम करे सरकार। सरकार के पास अपनी पूरी बातें भेजें कि भैया हमें ये सब चीजें हमारी जरूरत है, जनता ये चाहती है। भाई हमने 5 साल के लिए उनको अपना हेड बनाया, तो ये सोच के ना कि हमारा फायदा करेंगे, हमारी नीतियां बनाएंगे, हमारी बात सुनेंगे। हम पूरी कोशिश रखें हमारी बात किसके कान तक पहुंचे? सरकार। लेकिन अगर सरकार ना सुने, भाई अनसुना करे, अनदेखा करे, सरकार के कान पे जू ना रहेंगे, तो फिर हम किसका सहारा भी ले सकते हैं? विपक्ष। क्योंकि जब हमारी नहीं सुनी जाएगी सरकार के सामने, तो वो एमएलए है ना। अब तुम जाके विधानसभा में थोड़ी ना बोल सकते, विधानसभा में कौन बोलेगा? विपक्ष। उनको तो हक है, टाइम मिलता है उनको। तुम में यहाँ तो बोल सकते हैं, हम कहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें विधानसभा में थोड़ी ना कोई बुला के बुलवाएगा, वहां मुद्दा उछलेगा तब बात बनेगी। तो या तो पहली प्रायोरिटी पे सरकार को सुननी चाहिए लोगों की बातें, और अगर वो ना सुने तो कौन
कलेक्टिवली काम करे विपक्ष, क्योंकि देखो जनता अगर दुखी है तो भैया ये देश जनता चलाती है, ये देश जनता जनार्दन का है। हम हैं वो जिसने बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी कोई भी जितवाने की ताकत है। अगर हमारी नहीं सुनी जाएगी तो 5 साल बाद हम क्यों सरकार लाएंगे? ये सबके लिए है, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही। अगर कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस जनता की ना सुने तो जनता को विपक्ष का हाथ पकड़ना चाहिए, उनसे कहना चाहिए हमारी बात विधानसभा में उठाओ, क्योंकि सड़क पे खड़े रहने से तुम्हारी बात कोई सुनेगा नहीं बेटा। अब यहाँ पे जो हमारे राज्य सूची के विषय हैं, इस पे काम कौन सी सरकार करती है? राज्य सरकार। इसमें विधानसभा है अपने यहाँ, 90 लोग आते हैं अलग अलग पार्टियों से चुन के, इसमें एक आदमी को क्लास का मॉनिटर जैसे बनाते हैं, यहाँ विधानसभा का अध्यक्ष बना देते हैं। जब आपकी विधानसभा अलग हुई पंजाब से तो आपको 54 लोग बने बनाए मिल गए, आपने इलेक्शन नहीं कराया। इन 54 में एक औरत थी जिसका नाम था शन्नो देवी, वो पंजाब की डिप्टी स्पीकर थी पहले। डिप्टी को ना सारा काम आ जाता है। तो जब हरियाणा में विधानसभा की बैठक हुई दिसंबर 1966 में, बिना इलेक्शन के थे ये लोग, ये पंजाब के इलेक्शन से आए थे, तो इसमें कहा गया कि जिसको एक्सपीरियंस है उन्हीं को बना देते हैं। क्या नाम था उनका? शन्नो देवी। ये देश की भी पहली हैं, हमारी भी पहली हैं, लेकिन ये लंबी नहीं टिकी, क्योंकि आपके राज्य में मार्च में नई सरकार का गठन हो गया और उसमें शन्नो देवी जी नहीं आई, ये पहली महिला थी। इसमें पहली बार राव परिवार जानते हो, रेवाड़ी का है। ये राव आज से नहीं है, राव बहुत पहले 1857 की क्रांति में, एक दिन पढ़ोगे आप 23 सितंबर, इस दिन को हरियाणा में शहीदी दिवस मनाते हैं। राव तुलाराम जी थे जिन्होंने बहुत मेहनत से कोशिश की कि हरियाणा की ये बेल्ट बची रहे। 57 की क्रांति में हम अंग्रेजों को यहाँ से उखाड़ फेंके, उनका नाम था राव तुलाराम। बाद में खैर हम लोग हार गए थे और इनको फिर अफगानिस्तान जाना पड़ा था, आगे जाके फिर इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन लड़ना बहुत बड़ी बात है, अंग्रेजों से लड़ना उस जमाने में। तो राव तुलाराम जी का खानदान आज तक नामी गिरामी परिवार है। और राव इंद्रजीत सिंह का नाम आप सब जानते होंगे, मंत्री के पद पे जो है। और राव तुलाराम, राव इंद्रजीत सिंह, यहाँ जितने राव नाम दिखे ना समझ जाना ज्यादातर किस बेल्ट के लोग हैं, ये रेवाड़ी। और रेवाड़ी रेवतवाड़ी के नाम से पहले नहीं, रेवती नाम की एक राजा की बेटी उसने बसाया था। तो राव जो नाम आएगा ना, ये पहला था मेल स्पीकर। क्या नाम था इनका? राव वीरेंद्र सिंह जी। राव वीरेंद्र सिंह जी किसके वंशज हैं? राव तुलाराम के। लेकिन ये बहुत लंबे नहीं चले, मार्च में बने, मार्च में ही हट गए, क्योंकि फिर ये बन गए चीफ मिनिस्टर। तो इनको 2 पद एक ही महीने में मिले। पहले ये क्या बने? विधानसभा के अध्यक्ष, फिर ये बन गए सीएम। लेकिन इनकी किस्मत में लंबा राज करना नहीं था। मार्च में ये सीएम बने और नवंबर आते आते स्थिति इतनी खराब हो गई कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। तो आपके बनने के ठीक 1 साल 1 दिन बाद, 1 नवंबर 1966 को आप बने थे, 2 नवंबर 1967 को हरियाणा में कौन सा शासन लगाना पड़ा? राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। तो ये पहली बार हरियाणा में लगा था। इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी से किताब उठाओ, पढ़ो। हाँ बेटा, क्या क्या क्राइटेरिया होता है? कोई क्राइटेरिया नहीं है, वही जो विधानसभा 25 साल की उम्र हो, पागल ना, जो जीत के आती है ना, वो तो बेटा प्रोटेम होता है, प्रोटेम, वो अध्यक्ष नहीं होता। यहाँ भी ऐसा ही है भाई, जो सबसे बुजुर्ग है, लेकिन ऐसी कोशिश नहीं करते क्योंकि जल्दी डिसाइड कर लेते हैं पहले ही। जो पार्टी लीड में होती है ना, 99.9% उसी का आदमी क्या बनता है? अध्यक्ष। जैसे अभी हरियाणा का अध्यक्ष कौन है विधानसभा का? ज्ञानचंद गुप्ता जी। कौन है अभी? ज्ञानचंद गुप्ता। तो तुम देखना, जो पार्टी जीतती है ना, उसी का आदमी अध्यक्ष के पद पर बैठता है। अभी लोकसभा में अध्यक्ष कौन बैठा है? कौन है लोकसभा का अध्यक्ष? ओम बिरला। तो किस पार्टी के हैं? बीजेपी के। ऐसा ही होता है हमेशा। चलो पढ़ के देखो क्या कह रहे हैं। हम पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष। तो पहला पुरुष बताओ विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? राव वीरेंद्र सिंह। इसका मतलब महिला भी रही होगी। कौन थी पहली महिला? हाँ, वो इनसे पहले बनी थी, वो हरियाणा की भी पहली थी और देश की भी पहली। ये ऊपर लिख लो यहीं पर, शन्नो देवी फर्स्ट स्पीकर, यहीं मेंशन कर लो। शन्नो देवी 3 महीने 2 महीने रही थी वो। शन्नो देवी स्पीकर। ये इलेक्टेड थे राव वीरेंद्र सिंह जी। इन्होंने ना हरियाणा में अपनी एक पार्टी बनाई थी, नाम रखा था विशाल हरियाणा पार्टी। ये लिख लो इनके पास, विशाल
हरियाणा पार्टी लोकल पार्टी थी, ये कोई नेशनल लेवल की पार्टी नहीं थी। विशाल हरियाणा पार्टी। अगला पढ़ो, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला। इसको पहले ध्यान से बोर्ड पे समझ लो, ये बहुत ज्यादा फेमस पर्सनालिटी और बहुत पेपर अगर तुमने पिछले देखे हैं तो इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बार आते हैं। आज ध्यान से सुन और समझ लो, बार बार इनका नाम आएगा, फिर एक्सप्लेन नहीं करूंगी। क्या नाम है इस महिला का? कल्पना चावला। इनके नाम का मेडिकल कॉलेज भी है आपके हरियाणा में ना, कहाँ पर है? आप ध्यान से सुनना, एक तुम्हारे मेरे जैसे नॉर्मल से परिवार में, पर पढ़े लिखे थोड़े से ज्यादा ठीक ठाक पैसे वाले परिवार में इनका जन्म हुआ। और जब ये जन्मी तारीख थी 17 मार्च 1962। अगर आपको पेपर में कई बार इसकी डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ डेथ आ जाती है, अगर ये ना मिले तो फिर आपको तारीख मिलेगी 1 जुलाई 1961। इसको प्रेफरेंस में मत रखना, ये तब टिक करना जब 17 मार्च ना मिले, तो पहली प्रेफरेंस रखना 17 मार्च 1962। पहले सुनना, लिखना मत, ये सब गूगल पे भी लिखा है किताब में पर याद नहीं होता। इसकी डेट ऑफ बर्थ है, करनाल में ही पढ़ती थी, साइंस में फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, अच्छे मार्क्स हमेशा से आए थे। बहुत यंग एज में ही नासा जाने का मौका मिल गया। नासा पता है ना, अमेरिका में सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी, तो इनका चयन हो गया नासा के लिए। नासा में जाने के बाद इन्होंने इतनी मेहनत की कि महज कुछ सालों में ही नासा ने कहा ये इतनी काबिल हैं कि इनको स्पेस मिशन पे भेजा जाए। स्पेस में जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती और पूरी जिंदगी लोग मेहनत करते हैं तब नंबर आता है। तो यहाँ से पली बढ़ी 30s की स्टार्टिंग की एज थी, इनका सिलेक्शन हो गया नासा में इंजीनियर की पोस्ट पर। और वहाँ से फिर इतनी मेहनत की, वहाँ इतना सीखा कि उन्होंने कहा इसको हम अपने खर्चे पर स्पेस में भेजेंगे। तो इन्होंने पहला मिशन जिस पे ये गई वो 1997 में था और STS-87 ये उसका नाम था। जैसे हर मिशन को कोई ना कोई नाम देना पड़ता है ना, STS-87। और इसमें 6 क्रू मेंबर, 6 में से 5 अलग, ये अलग थी, तो 6 टोटल सदस्य गए थे। वहां गए, ये पूरी जानकारी जुटा के अंतरिक्ष में से वापस लौटे। फिर कुछ साल के गैप के बाद इनको दोबारा मौका मिला 2003 में, जनवरी 2003। ये बड़ा मनहूस साबित हुआ क्योंकि जब ये स्पेस में से वापस आ रहे थे, आप सब जानते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब स्पेसशिप वापस आते हैं तो जो ये बाहर घर्षण है इसके कारण उनके पिछले हिस्से में आग लग जाती है, पता है ना सबको ये बात। फिर वो हिस्सा अपने आप टेक्निकली इस तरह से बिल्ड किया जाता है कि जिसमें आग लगेगी वो अलग हो जाएगा। आग लगते ही हिस्सा टूट के बाहर अपने आप, वो बर्न होके गिरे कुछ भी हो, बाकी स्पेसशिप आराम से अंदर आ जाता है। लेकिन इसमें जब ये वापस आ रहे थे आग तो लग गई, पर वो जो पार्ट जो अलग होना था, टूट के निकलना था, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया और वो नहीं निकल पाया, जिसके चलते वो आग लगते लगते पूरे स्पेसशिप में आग लग गई। और धरती पे पहुंचने से महज कुछ मिनट पहले इतना भयानक ब्लास्ट हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया। इस मिशन का नाम था STS-107, दोनों में 7 और 7 आएगा। STS-107, इसमें 7 क्रू मेंबर्स गए थे, 6 अलग थे, एक हमारी कल्पना चावला थी। और ये जिस दिन वापस लौट रहे थे उस दिन तारीख थी 1-2-3, यानी 1 फरवरी 2003 को वापसी में लौटते टाइम ये इतनी भयानक घटना हुई। कितनी सारी जानकारी ये जुटा के लाए होंगे वो सब बर्बाद हो गया। टोटल 2 मिशंस पे ये गई हैं, दोनों का नाम STS-87 और STS-107। पहले वाले में 6 लोग गए थे इनके समेत, दूसरे वाले में 7 लोग गए। पहला 1997 में गया था, फिर 2003 में। इन्होंने टोटल स्पेस में जो टाइम बिताया था, भाई कितना टाइम रही ये, तो वो टाइम था 31 दिन 14 घंटे और 54 मिनट। इतना टाइम हमारी कल्पना चावला ने स्पेस में बिताया। ये अपने आप में अचीवमेंट थी इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया से लड़कियां तो वैसे ही कहाँ पढ़ती थी। और इनका बर्थ देखो तुम 62 में, सोचो तुम्हारी मदर से भी बहुत पहले, तुम्हारे फादर से भी बहुत पहले, मुझसे और 20 साल पहले। तो कैसा समाज रहा होगा, और तब इतना पढ़ना कि आप नासा तक पहुंचे, इसका मतलब कितनी ज्यादा काबिल और कितनी ज्यादा लायकियत इसमें भरी हुई थी। लेकिन इनकी डेथ और इनका बर्थ जो है, ये पेपर में कई बार पूछ लेते हैं, इसलिए याद कर जाना। बर्थ डेट क्या है इनकी? 17 मार्च 1962। डेथ तो आसान डेट है, 1-2-3। मिशन का नाम क्या क्या है? STS-87, STS-107। पहले में कितने क्रू मेंबर?
पहले 6 गए हैं, फिर 7 गए। कितने घंटे रही है? 31 घंटे, 31 दिन 14 घंटे 54 मिनट पर। जल्दी से यहाँ 2-4 लाइन ये लिख लो, ये बार बार पढ़ोगे ना जब, तो ये याद हो जाएंगे फिर। कल्पना चावला तो लिखा ही हुआ है इसी के पास, कहीं मैप वाले पेज पे लिख लो। बार बार कल्पना चावला का जिक्र आएगा। जब हॉस्पिटल्स को पढ़ेंगे, जब यूनिवर्सिटीज़ को पढ़ेंगे, तो इनका नाम बार बार आएगा। कल्पना चावला, डेट ऑफ बर्थ लिख लो 17/3/62। अगर ये नहीं मिली तो फिर मिलेगी 1 जुलाई 61, 1/7/1961। इसको इंपॉर्टेंस मत देना कोशिश करके, अगर ना मिले तो अच्छा, ये ना मिले तो फिर इसके साथ जाना। तो 17 मार्च 1962 और इनकी डेट ऑफ डेथ है 1/2/2003, 1/2/3। ठीक है, मिशन का दोनों का नाम लिख लो, STS-87, STS-107। पहले में कितने क्रू मेंबर्स थे? 6, फिर गए 7। इनका टाइम लिख लो जो स्पेस में इन्होंने बिताया, 31 दिन 14 घंटे 54 मिनट। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट हैं, बार बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएंगे। ये मिशन का नाम आ जाता है, क्रू मेंबर आ जाते हैं, डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, डेट ऑफ डेथ आ जाती है, टाइम आ जाता है जो उन्होंने स्पेंड किया स्पेस में। चलो बढ़े आगे, पढ़ लिया, लिख लिया ना? ये लिखते चलना बेटा, बाद में ये सब इकट्ठा नहीं मिलता, फिर ये फैला हुआ मिलता है, फिर पढ़ने में दिक्कत आती है। चलो आगे पढ़ो अब। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन? कल्पना चावला, जिसके 2 मिशंस का नाम क्या? STS-87, STS-107। कितने घंटे रही ये बाहर? 31 दिन 14 घंटे 54 मिनट। डेथ कब हुई इनकी? और बर्थ क्या है? 17/3/1962। नहीं मिला तो 1 जुलाई 1961, उसमें 1 साल पहले वाला है। चलो आगे पढ़ो अब। पहला समाचार पत्र तुम्हारा निकला तुम्हारे ही नाम से, तुम्हारी पत्रिका भी तो तुम्हारे ही नाम से थी। क्या नाम था उसका? हरियाणा शोध। कहाँ से निकली? रेवाड़ी। अब ये देखो हरियाणा का अखबार, इसका नाम भी हरियाणा। हरियाणा वाले सोचे थे नाम भी क्या सोचना, नाम अपना ही रख दो, तो अपनी पत्रिका का नाम क्या रख दिया? हरियाणा शोध। अखबार का नाम क्या रख दिया? हरियाणा। तो हमने कुछ नया रखा ही नहीं, हरियाणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अखबार था आपका हरियाणा, झज्जर से निकला। पहला अखबार किस जिले से निकला? झज्जर। पहला समाचार पत्र जिसने निकाला उस आदमी का नाम है पंडित दीनदयाल शर्मा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत फेमस कैरेक्टर है दीनदयाल शर्मा जी का। इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे। कहाँ से थे ये दीनदयाल शर्मा जी? झज्जर। क्या निकाला अखबार? हरियाणा। तुम्हारी पहली मैगजीन पत्रिका कौन सी थी? वो हरियाणा शोध। कहाँ से निकली थी? रेवाड़ी से। अगला पढ़ो। पहला कॉलेज हरियाणा का था रोहतक में बना 1926 में। क्या नाम था इसका? पंडित नेकीराम। नेकीराम शर्मा जी बहुत बड़ा कैरेक्टर है हरियाणा में, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी। तो पंडित नेकीराम जी के नाम पे नेकीराम शर्मा कॉलेज। कहाँ खोला ये? रोहतक में 1926 में। नेक्स्ट पढ़ना, पहली गौशाला। ये गाय हमारी माता, ये कहाँ से उठाया हमने सेंटेंस? कहाँ है ये कि भाई गाय हमारी, गाय पूजनीय है? तुम्हारे किस में लिखा है ये? वेद में। कौन से वेद में? ऋग्वेद में गाय को लिखा गया है अघन्या, यानी ना वध करने योग्य। वहाँ से इसकी पूजा होने लगी। बीच में विदेशी आए, इस्लामिक कल्चर वाले लोग आए, तो हम ये बातें बीच में कुछ टाइम के लिए भूल गए थे। उस टाइम पर एक आदमी दयानंद सरस्वती है, जिन्होंने मुंबई में, सुन लो ये लिखा नहीं है, उन्होंने मुंबई में 1875 में एक समाज बनाया जिसको नाम दिया आर्य समाज। ये जो वैदिक सभ्यता को मानते थे लोग, यही लोग कौन थे? आर्य। तो आर्यों की ही तो देन है वैदिक काल पूरा। वैदिक काल का मतलब ही आर्य लोग हैं। तो इन्होंने जो समाज बनाया दयानंद सरस्वती जी ने, इन्होंने अपने समाज का नाम क्या रखा? सरस्वती। नाम रखा आर्य समाज, क्योंकि ये वेदों में बिलीव करते थे। इनका ही नारा है गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। इन्होंने कही थी ये बात। तो वेदों में पूजनीय थी गाय, तो इसीलिए दयानंद सरस्वती जी ने गायों की रक्षा के लिए क्या बनवानी शुरू कर दी? गौशाला। ये शुरू में एक्टिव थे बंबई के आसपास। फिर किसी ने कहा सर यहाँ बैठने से काम नहीं चलेगा, पूरा भारत घूमो, हरियाणा पंजाब ऊपर तक जाओ। तो ये हरियाणा आए। हरियाणा ये पहले भी आते थे पर फेमस नहीं थे। 1875 के बाद ये लगातार फेमस होते गए और 1878 में जब ये हरियाणा आए तो इनका नाम था। और ये जब हरियाणा में आए तो ये आए रेवाड़ी में। ये कई दिन यहाँ ठहरे और रेवाड़ी के जो अमीर उस टाइम के घराने के लोग थे, राव युधिष्ठिर नाम था उनका, वो राव के ही परिवार के थे।
थे। तो उन्होंने पूरा गाँव वाँव घुमाया, तो इन्होंने कहा कि भाई देखो तुम्हारे पास पैसा है, ज़मीन है, तो तुम एक काम करो गौशाला खोल लो यहाँ। उन्होंने इनकी बात मान ली और इन्होंने जो ज़मीन बताई ना कि यहाँ ठीक रहेगी, वो राव युधिष्ठिर जी ने कहा ठीक है हम खर्चा करेंगे सारा और हम आपके कहने पे यहाँ गौशाला बना देंगे। तो हरियाणा की पहली गौशाला कहाँ बनी? किसके कहने पर बनी? जमीन किसने दान दी? राव कहाँ की बेल्ट में थे? रेवाड़ी की में। तो उस गौशाला के बाद लगातार एक सीरीज चल पड़ी, आपके यहाँ गौशाला बनती गई। आज तो कितनी सारी रजिस्टर्ड है, कितनी बिना रजिस्टर्ड भी गौशाला काम कर रही हैं। अब ये राव ने जो रेवाड़ी में बनवाई, इसके बाद 2 साल बाद 1880 में ये समाज की शाखा भी बनने लग गई। कौन से समाज की? और फिर हरियाणा के बहुत सारे लोग आर्य समाज की तरफ जाने लगे। आर्य समाज में पता है क्या था? मूर्ति पूजा नहीं थी ज्यादा। आर्य समाज के लोग ज्यादा मूर्ति पूजा नहीं करते थे। तो जो हमारे सनातनी हिंदू थे ना, उनको फील हुआ कि यार ये आर्य समाजी तो पूरे समाज में ये मूर्ति और ये सब हटवा देंगे, क्योंकि ये तो थोड़ा सा अलग तरह से सोचते समझते हैं। तो फिर सनातनी एक्टिव हुए, पुराने वाले हिंदू जो कहते थे भगवान की पूजा करो, मंदिर बनाओ, ये बनाओ। तो आर्य समाज वाले जब काम करने लगे तो सनातनियों को लगा कि कहीं हमारा धर्म ये लोग भ्रष्ट कर दे, ये अपने हिसाब से लोगों को पता नहीं क्या कुछ हिंदुओं के बारे में बताएंगे। तो उन्होंने फिर 1886 में अपनी शाखा, ये जो सनातन धर्म की थी, इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया। यानी हिंदू भी अलग अलग तरीके से काम करने लग गए हरियाणा में। किस टाइम के बाद? 1880। उसी बीच में देश में कांग्रेस बन गई, तो फिर कांग्रेस भी अपनी शाखाएं खोलने लग गई। यानी हरियाणा में एक ऐसा दौर आया जब सब लोग काम करने लग गए। उसमें आर्य समाजी लोग भी हैं, सनातनी हिंदू भी हैं और कांग्रेस भी है। तो अलग अलग शाखाएं बन रही थी। ये उसी दौर की बात है, पढ़ के देखो इसमें अब। हाँ बेटा, बेटा ये तो पुरानी बात है ना, तब तो पंजाब थे। अब जैसे हर चीज को अगर हम वो कहेंगे हरियाणा की पहली गौशाला, तो तुम्हें टिक यही करना पड़ेगा, चाहे हरियाणा अलग नहीं बना था। जैसे हम लोग ऐसा नहीं ना, जमीन पे नहीं थे, हम अवतरित थोड़ी ना हुए हैं, रहते तो हम यही थे। हमें अलग नाम, भाई तुम हरियाणा, पहले भी तुम हरियाणा ही थे, बस क्या था तुम्हारी ये बाउंड्री बना दी, भाई इसके आगे पंजाब है, हम तो पहले से हैं। अब गीता जब बताया था, गीता का उपदेश दिया, तब क्या हरियाणा नहीं था? धरती पे था, लेकिन हमें अलग राजनीतिक तौर पर अलग जो किया गया वो कब किया गया? 1966 में। कॉलेज तो हमारे यहाँ पहले ही बन गया था, हमारी यूनिवर्सिटी पहले बन गई थी, लेकिन उस टाइम हम पंजाब का पार्ट थे। धरती पे तो हम थे, हमारे पूर्वज थे, ये सब यहाँ रहते भी थे। चलो जल्दी से पढ़ लो। तो पहुंचे, पहला कॉलेज पढ़ लिया, पहली गौशाला टिक करो रेवाड़ी में। किसने बनवाई थी? ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी। यहाँ थोड़ी ना थे, कहाँ थे वो? मुंबई। वो तो यहाँ यात्रा पे आए थे। कहाँ बनवाई थी ये? रेवाड़ी में। रेवाड़ी के जो राव परिवार के लोग थे, इन्होंने जमीन दान में। तो हरियाणा की पहली गौशाला कहाँ बनी है? रेवाड़ी। कब बनी है? 1878। फिर 80 में कौन सा समाज बना? कुछ लोगों को खतरा लगा आर्य समाज। किन लोगों को? सनातनी। फिर वो आगे जाके काम करेंगे हिसार साइड में। अगला पॉइंट देखो, आर्य समाज की पहली शाखा टिक करो, रेवाड़ी में ही बनी 1880। दोनों एक ही तो बात है, पहले गौशाला बनी, फिर क्या बना? आर्य समाज। दोनों के पीछे किसका हाथ था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, उनकी शिक्षाओं का। नेक्स्ट पढ़ो, कांग्रेस आंदोलन। अब कांग्रेस भी आ गई। इसका पहला जेल सत्याग्रही था बाबू मुरलीधर। इनके बारे में थोड़ा सा जान लो। ये आदमी है जब पूरे देश में सिर्फ पढ़े लिखे और अमीर और थोड़े से जैसे ना बड़े परिवारों के आदमी इकट्ठे हुए थे, मुंबई में एक बहुत बड़ा सा उस जमाने का कॉलेज था जिसका नाम था गोकुल दास। ये भाई थे दो, गोकुल दास, तेजपाल। इन दोनों ने बनाया था संस्कृत महाविद्यालय। जैसे आज ऑडिटोरियम होते हैं ना बड़े बड़े, तो इनके कॉलेज में एक बड़ा सा कमरा था, काफी बड़ा सा। पूरे देश के लोगों को मैसेज दिया गया हर जगह कि भाई एक मीटिंग करें, एक बैठक करें, पूरे देश के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। और उसमें फिर दादा भाई नौरोजी और सारे बड़े बड़े लीडर्स ने कोशिश की कि सब लोग पढ़े लिखे लोग आ जाएं। बहुत जद्दोजहद करके यहाँ 72 लोग पहुंचे थे, 72 मेंबर्स। इन 72 में से, तब हम तो बने नहीं थे क्योंकि 1885 की बातें हैं, दिसंबर 1885, तो ये लास्ट आ गया था 85 का। इन 72 में से पंजाब से एक आदमी गए थे जिनके नाम के आगे लिखा था राय बहादुर। ये अंग्रेजों ने लगाया था, ये पदवी थी, उपाधि थी, तो उनकी उपाधि है राय बहादुर। और बहुत अमीर थे इसलिए कहते थे लाला। असली नाम था मुरलीधर।
अब ये राय बहादुर लाला मुरलीधर, ये पूरा बड़ा जैसे दिख ही रहा है कि नाम में एक अलग सा वजन है। तो लाला मुरलीधर जी हरियाणा पंजाब की बेल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, पंजाब को रिप्रेजेंट करने के लिए गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई पहुंचे थे। 72 लोग यहाँ इकट्ठे हुए। इनमें से फिर WC बनर्जी नाम के आदमी को हेड बनाया और उसने 71 लोग जो नीचे बैठे थे इनको कहा कि भाई अपने अपने एरिया में जाओ, अभी हम 72 हैं, अगले साल का टारगेट करके अपने साथ लोगों को जोड़ना, कम से कम 400-500 लोगों की मीटिंग हो। और एक एक आदमी ने जाके अपने अपने एरिया में घूम घूम के कार्यकर्ता बनाए थे। कार्यकर्ता पता है ना, जो किसी संगठन के लिए काम करें। तो ऐसे घूमते घूमते बंबई से वो शाखा का विचार लेके, कौन हरियाणा पंजाब में आया था, राय बहादुर लाला मुरलीधर, और इन्होंने फिर यहाँ ब्रांच बना दी थी 1886 में। किसकी ब्रांच बना दी गई थी? कांग्रेस। अब तुम याद करो, इसी टाइम सनातनी भी काम कर रहे थे। वो क्या बना रहे थे? आर्य समाज। और इस टाइम पे कौन सा समाज एक्टिवली काम कर रहा था जो पहले से था? आर्य नहीं, सॉरी, ये सनातनी हिंदू अपने पुराने समाज बना रहे थे ना, पुरानी वाली बातें। एक आर्य। तो 3 चीजें समझनी है। आर्य समाज पहले से था, आर्य का कहीं ना कहीं दबाव बढ़ने लगा, तो किन लोगों ने काम करना? सनातनी। और फिर देश के लिए काम करना शुरू किया कांग्रेस। कांग्रेस का विचार लेके कौन आया है? राय बहादुर लाला मुरलीधर। ये पंजाब के ग्रैंड ओल्ड मैन कहलाते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। इनका जन्म स्थल और कार्यस्थल तो हरियाणा के आसपास था, अंबाला पलवल, लेकिन अगर कहें पंजाब का ग्रैंड ओल्ड मैन तो यही आदमी है। जल्दी से टिक कर लो ये। तो कांग्रेस का पहला जेल सत्याग्रही बाबू मुरलीधर, यहां लिख लो राय बहादुर। पलवल में कहते हैं इनका जन्म हुआ था, अंबाला में ये एक्टिव थे काम करने में। लिख लेना ये राय बहादुर, इनका उपनाम है, ये उपाधि है, राय बहादुर लाला मुरलीधर। पलवल लिख लो यहां, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सनातन धर्म। कौन सा सनातन धर्म? ये हमारा पुराना हिंदू धर्म। इसकी पहली शाखा कहाँ खोली गई? झज्जर। कब खोली गई? 1886। ये सनातन धर्म को किससे थोड़ा सा भय लगा था? आर्य, क्योंकि आर्य हिंदू धर्म को ही थोड़ा सा रूप बदल के आ रहे थे। आर्यों ने पहला काम कहाँ किया? रेवाड़ी में, और सनातनियों ने झज्जर में। झज्जर से अखबार भी तो निकला, पीछे तुम पढ़ रहे थे, क्या नाम था? हरियाणा। पत्रिका कहाँ से निकली थी? रेवाड़ी। तो इसका मतलब रेवाड़ी और झज्जर एक्टिव जगह थी पढ़े लिखे लोगों की। ये टिक कर लो, सनातन धर्म की पहली शाखा झज्जर 1886। हिंदी माध्यम का पहला स्कूल भी झज्जर में। कब खोला गया? 1914। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कॉलेज कहाँ था वो? रोहतक में। क्या नाम था? पंडित नेकीराम शर्मा। 1926। पहले स्कूल बना 1914 में, ये हिंदी माध्यम का, वो 26 में बना था कॉलेज। अगला पढ़ो, पहला कैंसर संस्थान बाड़सा झज्जर में। एम्स पता है ना सबको? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। नेक्स्ट करो, पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे हरियाणा की तरफ से गई वो कौन थी? कहाँ की थी? ये क्यों फेमस हुई थी? लगातार 2 साल 1992 और 3 में, और जब ये दोबारा गई थी ना तो इसके पीछे एक साथी जैसे लाइन में चढ़ रहे होते हैं वहां, तो उसका ना ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हो गया। तभी इसका बड़प्पन देखो इस महिला का, इसको पता चला कि इसका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया तो आदमी मरेगा वहां। वहां पता कैसे मर जाते हैं? चल रहे हैं आगे पीछे 10, मान लो 5 फुट आगे चल रहा है कोई, बात कर रहे हैं और 5 फुट के डिस्टेंस पे 5 मिनट 2 मिनट बाद देखा तो पीछे वाला मर गया। वहां ऐसे एकदम से मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत अलग है। ऑक्सीजन की कमी कब हो जाती है ये शरीर को पता नहीं चलता, उन्हें लगता है हम वैसे ही हाँफ रहे हैं, क्योंकि पहाड़ पे जब आप ऊपर जाते हैं तो हाँफते हैं। वहां इतना कम हो जाता है प्रेशर शरीर के अंदर ऑक्सीजन की आदमी इंस्टेंट मर जाता है बोलता बोलता। इस महिला ने ऐसी जगह जाके, इसके पीछे चलने वाले का सिलेंडर जब खत्म हो गया, इसने कहा हम शेयर कर लेते हैं। उसमें कितनी कम तो गैस रही होगी और इतनी भरते होंगे कि एक आदमी का भारी सिलेंडर बांध के चलोगे कैसे। इसने वहां वो सिलेंडर शेयर किया, वो आदमी की जान बच गई, तो इसलिए ज्यादा न्यूज में आई थी। ये संतोष यादव कहाँ की है? ये रेवाड़ी की। तो वीर नगरी कौन सी है हमारी? रेवाड़ी है। ये टिक कर लो, संतोष यादव रेवाड़ी। यहाँ लिख लो 1992-93, 2 साल लगातार पर्वतारोही हैं ये। नेक्स्ट पढ़ना, पहली क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था हमारा? नवाब मंसूर अली खां पटौदी। ये सैफ अली के पिताजी तो हैं, ये क्रिकेट के शौकीन थे, कैप्टन थे हमारे। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।